तो टारगेट विद एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यापक शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार को बतलाया गया है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तरह यह न केवल फेडरल न्यायालय है बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब क्या ब्रिटिश संसद के उच्च सदन की तरह अपील का यह अंतिम न्यायालय। मतलब क्या आप इंडिया में सुप्रीम कोर्ट से आगे कहीं नहीं जा सकते। मतलब क्या सर्वोच्च एज ए एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। मतलब क्या भारत में अपील का अंतिम जो क्षेत्र है वह सुप्रीम कोर्ट है। और साथ ही यह संविधान और भारत के नागरिकों के अधिकारों का व्याख्याता एवं गारंटर भी है। भारत में संविधान का व्याख्या करने का और संविधान का रक्षा करने का जो शक्ति है या अधिकार है या किसे प्राप्त है, तो यह सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। इसके अलावा यह परामर्शदात्री एवं सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य अल्लादी कृष्णा अय्यर ने कहा था, मतलब क्या प्रारूप समिति एज ए ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान सभा का जब गठन किया गया था तो उसमें एक कमेटी बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे अल्लादी कृष्णा अय्यर ने कहा था कि भारत की उच्चतम न्यायालय को विश्व की किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज़्यादा शक्तियां प्राप्त है। या किसने कहा था? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय है इसे विश्व के किसी भी देश की सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं न्याय क्षेत्र को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे पहला है उसका मूल एवं प्रारंभिक अधिकारिता क्षेत्र, दूसरा है अपीलीय अधिकारिता क्षेत्र। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो पहला क्या है? मूल क्षेत्राधिकार क्षेत्र, मूल एवं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्षेत्र। मूल एवं प्रारंभिक अधिकारिता ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय करता है, ऐसे मामले निम्न। मतलब क्या? ऐसे मामले जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट के किस अधिकार में आता है? तो वह सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आता है, मूल एवं प्रारंभिक अधिकारिता क्षेत्र में आता है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, जैसे मानिए दो राज्यों के बीच जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो यह सुप्रीम कोर्ट के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार या न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि मूल क्षेत्राधिकार एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो इसमें आता है भारत सरकार का किसी राज्य के साथ विवाद उत्पन्न होने पर। मतलब क्या? भारत सरकार का विवाद किसी राज्य के साथ है, केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। मतलब क्या? भारत सरकार, अब मान लीजिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल के बीच अभी विवाद की स्थिति उत्पन्न है, भारत सरकार और केरल के बीच अभी विवाद की स्थिति उत्पन्न है, तो यह मामला कहाँ जाएगा? तो यह मामला किसी स्टेट के हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, यह मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या उच्चतम न्यायालय में जाएगा यह। दूसरा क्या है? केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे मान लीजिए केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना, मतलब क्या केंद्र है और केंद्र, जैसे भी किसान बिल को लेकर भी लगातार डिस्प्यूट चल रहा है। तो इस डिस्प्यूट में कुछ राज्य ऐसे हैं जो समर्थन कर रहे हैं कि किसान बिल सही है, जबकि कुछ राज्य यह कह रहे हैं कि किसान बिल जो है यह गलत है। जैसे बिहार में इसका विरोध नहीं किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी इसका विरोध उस तरह से नहीं किया जा रहा है जिस तरह से हरियाणा, पंजाब के किसान कर रहे हैं। और कुछ राज्य इसके समर्थन में है तो कुछ राज्य इसके विरोध में भी है। तो इस कारण से यह विवाद कहाँ गया है? तो यह विवाद किसानों की तरफ से तो सुप्रीम कोर्ट में यह विवाद चला गया है। इस विवाद पर जो निर्णय है कभी भी किसी भी कंडीशन में कोई हाई कोर्ट नहीं सुना सकता। कहने का क्या मतलब है? जब केंद्र और राज्य मतलब केंद्र और राज्य के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, या केंद्र के साथ कुछ राज्य हो और कुछ राज्य अलग से हो, मतलब इन दोनों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, या दो से अधिक राज्यों के बीच जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, जैसे मान लीजिए बिहार और झारखंड के बीच या केरल और तमिलनाडु के बीच दो नदियों को लेकर है, कर्नाटक केरल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच नदियों को लेकर जो विवाद चल रहा है, तो इसका निपटारा भी कौन करेगा? तो इसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, ना कि किसी भी राज्य का हाई कोर्ट करेगा। तो तीन कंडीशन ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट के
प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। संघीय विवाद पर उच्चतम न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। कहने का क्या मतलब है कि इस तरह का जो भी कंडीशन घटित होता है, जब भी ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न होता है, तो इस पर निर्णय देने का अधिकार, इस पर सुनवाई करने का अधिकार एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारिता क्षेत्र का वर्णन जो है यह अनुच्छेद 131 के तहत यह बतलाया गया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद जो होगा यह भी कहाँ होगा? तो अंतर्राज्यीय जल विवाद जब होगा तो यह सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आएगा। हालांकि अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई भी केवल उच्चतम न्यायालय ही करते हैं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव की घोषणा की गई, चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, और उसके बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या जो राष्ट्रपति गैर कानूनी ढंग से बनने, मतलब क्या जो नियमता है उसके तहत यह राष्ट्रपति नहीं बने, इन्होंने वोट खरीदा, ये वो, तो इस विवाद की स्थिति को निपटारा करने का अधिकार जो है वो चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है, यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। तो किस अनुच्छेद 71 के तहत? तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में कौन कौन सी, तो 3-4 बात आप याद रखेंगे और यहीं से प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो आप यह याद रखेंगे, यह सर्वोच्च न्यायालय के मूल एवं प्रारंभिक अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। दूसरा है अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 132 में यह उल्लेखित है कि दांडिक, दीवानी अथवा संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। किस क्षेत्र में? तो अनुच्छेद 132 में यह उल्लेखित है, यह बतलाया गया है कि दांडिक, दीवानी अथवा संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो संवैधानिक मामलों में अपील की जा सकती है। तो यहाँ पर यह है कि उच्चतम न्यायालय न केवल भारत के संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी की तरह है, बल्कि यह ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल का स्थान पर स्थानांतरित है, जो कि अपीलीय का उच्चतम न्यायालय, यह पहले ही बताया जा चुका है। अपील का जो है भारत में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? वह है सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। उच्चतम न्यायालय जो है यह निचली अदालतों के खिलाफ सुनवाई करता है। इसके अपीलीय न्याय क्षेत्र को दो तीन भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला क्या है? तो संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील, यह इसके अंतर्गत आएगा। तो यह अपीलीय अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 133 के तहत दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। आर्टिकल 133 के तहत क्या कहा गया है? इसके तहत यह बोला गया है, दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। दीवानी मामलों के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे। जैसे मान लीजिए ऐसा प्रश्न जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है, कोई ऐसा प्रश्न है जो अधिकार क्षेत्र सुप्रीम हाई कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है, तो वैसे प्रश्न पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है दीवानी मामले में। यह मामला सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित हो। कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि मूलतः 20,000 रुपये तक के दीवानी मामले ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाए जा सकते थे, लेकिन इस धन संबंधी सीमा को 30वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा हटा दिया। पहले क्या था? दीवानी मामले में मात्र 20,000 रुपये तक का जो दीवानी मामला था वही आप सुप्रीम कोर्ट तक ला सकते थे, लेकिन 30वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 30वां संविधान संशोधन 1972 में किया गया। इसके तहत इस सीमा को हटा दिया गया और यह कहा गया कि अब दीवानी मामला कोई भी हो वह सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 133 के तहत। अनुच्छेद 134 दांडिक मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। क्या कहने का मतलब है कि दांडिक मामलों मतलब आपराधिक मामलों में, एक तरह से दांडिक मामलों में आपराधिक मामलों में यदि उच्च न्यायालय जो है वह कोई निर्णय दिया है तो उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। आप देखते हुए बोलचाल की भाषा में बोलता है कि तुमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिला है ना बिल, चलो तुमको हम हाई कोर्ट ले चलते हैं। हाई कोर्ट ने छोड़ दिया तुमको, चलो तुमको हम सुप्रीम कोर्ट तो तुमको खींचेंगे हम। मतलब क्या? अंतिम
छोर कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट। आदमी बोलते भाषा में बोलता है ऐसा। तो अंतिम छोर कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यदि कोई जजमेंट दिया है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो अपील नाम से ही है अपील, तो यह सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। आरोपी व्यक्ति के यदि मतलब मानिए आरोपी व्यक्ति का यदि दोष का जो आदेश है और वो पलट दिया और उसे सजाए मौत दे दी हो, हाई कोर्ट जो है वह किसी व्यक्ति को सजाए मौत की सज़ा दे दी हो अपने निर्णय में, तो इस निर्णय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। या किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्धि किया गया हो, उसे सजाए मौत दी गई हो। मतलब क्या, मान लीजिए एक तो हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफ़र किया हाई कोर्ट में। इस कंडीशन में यदि हाई कोर्ट किसी को सजाए मौत की सज़ा देती है तो भी आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। या हाई कोर्ट अपने से अधीनस्थ न्यायालयों से उस मामले को अपने पास मंगाकर और उस स्थिति में सजाए मौत की सज़ा देता है, तो इसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि यह मामला हुजूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ पर यह कार्य करने से पहले ही हाई कोर्ट इस मामले को अपने पास मंगा ली और हाई कोर्ट ने सजाए मौत की सज़ा दे दी। या यह प्रमाणित करे कि संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है। कोई ऐसा मामला है जो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है और हाई कोर्ट फिर भी उस पर डिसीजन दे दिया है, तो इस मामले को भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पहला जो दोनों मामला है कौन सा? अपराधी व्यक्ति को सजाए मौत देना और किसी अधीनस्थ न्यायालय से केस को लेकर अपने पास लाकर और सजाए मौत देना। तो इन दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील जो है वो अधिकार स्वरूप आती है, अर्थात उच्च न्यायालय के किसी प्रमाण पत्र के बिना। परंतु यदि उच्च न्यायालय ने बंदीकरण के आदेश को पलटकर आरोपी को दोष मुक्त करने का आदेश दे दिया हो तो उच्चतम न्यायालय में अपील का कोई अधिकार नहीं होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब आप याद कीजिए आर्टिकल 32 एज ए सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 एज ए हाई कोर्ट के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण जो पहला रीट है, उस रीट के आधार पर यदि दोष मुक्त कर दिया है हाई कोर्ट, तो इसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर यह कहा गया है। 1970 में संसद ने उच्चतम न्यायालय के आपराधिक अपीलीय न्याय क्षेत्र में विस्तार किया है और उच्च न्यायालय के किसी फैसले पर अपील हो सकती है। 1970 में, कब? तो 1970 में पार्लियामेंट जो है यह सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक मामलों में कुछ विस्तार की है और इसमें यह कहा गया है कि किसी भी मामले पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। जैसे किसी अपील में आरोपी व्यक्ति को दोष मुक्त किया हो और उसे उम्र कैद या 10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई हो, तो इस मामले में भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पहले क्या था? सजाए मौत, लेकिन अब क्या कर दिया है? उसे उम्र कैद या 10 वर्ष की सज़ा दी गई है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। या किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से लिया हो, किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से लिया हो और आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद या 10 साल की सज़ा सुनाई गई हो। मतलब क्या, किसी अधीनस्थ न्यायालय से खुद मामला ले लिया हो और उसे 10 साल या उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई हो, तो इस मामले में भी आप अपील कर सकते हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे, अपीली क्षेत्राधिकार का अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 134 ए में यह उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय में अपील हेतु, अनुच्छेद 134 ए में यह उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय में अपील हेतु उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। आर्टिकल 134 ए, आर्टिकल 134 सब क्लोज ए में यह बतलाया गया है कि उच्चतम न्यायालय में अपील करने हेतु उच्च न्यायालय से, जब उच्च न्यायालय जब कोई डिसीजन देता है, आप देखे होइएगा या आप अपने किसी एडवोकेट से पता कीजिएगा, उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट जब कोई अपना डिसीजन देती है तो उस डिसीजन के बाद वह एक अपना प्रमाण पत्र देती है, एक सर्टिफिकेट के तौर पर एक कागज़ वह देती है। तो यह यदि आपके पास है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यह भी आपको यहाँ से याद रखना। एक होता है SLP, स्पेशल लीव पेटिशन, विशेष याचिका जिसको बोला हिंदी में क्या? तो विशेष याचिका, स्पेशल लीव पेटिशन। स्पेशल लीव पेटिशन जो है यह कब आप रख सकते हैं?
तो अनुच्छेद 136 के तहत यह याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। स्पेशल लीव पिटीशन जो यह सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही पिटीशन की जा सकती है, मतलब कि दायर की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अथवा उच्च न्यायालय का ऐसा निर्णय जिसमें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया हो, उन मामलों में SLP दायर की जाती है। कहने का क्या मतलब है? उच्चतम न्यायालय यदि कोई डिसीजन दिया है या उच्च न्यायालय को ऐसा डिसीजन, हाई कोर्ट को ऐसा डिसीजन दिया है जिस डिसीजन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपना प्रमाण पत्र नहीं दिया हो, तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर SLP स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर सकते हैं आप। यहाँ पर यह कहा गया है। अनुच्छेद 262 के तहत संसद कानून बनाकर संबंधित विवादों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। मतलब क्या? अनुच्छेद 262 के तहत यह कहा गया है कि संसद कानून बनाकर जल संबंधी विवाद, जब देखिएगा हमेशा किसी न किसी 2-3 राज्यों के बीच नदी को लेकर, जल को लेकर विवाद किसी चलती रहती है, तो इसमें जल संबंधी विवादों को निपटारे के लिए संसद कानून बनाकर एक ट्रिब्यूनल, एक कमेटी का गठन कर सकती है और इस कमेटी के सिफारिश पर, मतलब क्या, इस ट्रिब्यूनल के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखा गया है। मतलब क्या? जल विवाद के लिए जो कमेटी का गठन किया गया है वह कमेटी जो निर्णय देगी, इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। किस आर्टिकल? आर्टिकल 262, 2 राज्यों के बीच जल विवाद की स्थिति जब उत्पन्न हो तब। अनुच्छेद याद रखिएगा। अनुच्छेद 329 में यह बतलाया गया है कि परिसीमन का किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब क्या? परिसीमन अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। जनगणना के बाद यह किया जाता है, मतलब कौन सा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, और इससे होता है क्या कि लोकसभा विधानसभा सीटों का निर्धारण भी होता है इस परिसीमन से। और जनगणना के बाद यह किया जाता है। अंतिम पहली बार परिसीमन कब हुआ था? तो 1952 में, दूसरी बार 62 में, तीसरी बार 1973 में, चौथी बार 2002 में। 2002 के बाद अभी तक पूरा भारत में परिसीमन नहीं किया गया है। कुछ कुछ क्षेत्रों में परिसीमन होते रहता है, जैसे असम में हुआ था, तो कुछ कुछ क्षेत्रों में परिसीमन होते रहता है। कारण क्या है? जो परिसीमन होगा तभी तो कुछ क्षेत्र को शामिल किया जाए, कुछ क्षेत्र को बाहर किया जाए कि कौन सा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो परिसीमन का जो निर्णय होगा उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह कहाँ बतला रहा? तो यह अनुच्छेद 329 में बतलाया गया है। निर्णयों की समीक्षा करना, रिव्यू ऑफ द जजमेंट्स। क्या है? तो रिव्यू ऑफ द जजमेंट। रिव्यू ऑफ द जजमेंट में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 137 में उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। उच्चतम न्यायालय एज सर्वोच्च न्यायालय जो है वह अपने द्वारा दिए गए निर्णयों को पुनः देख सकता है और पुनः उसे बदल सकता है। जैसे मानिए किसी निर्णय में वो कुछ कहा है, जैसे कि जो ये मामला ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन पुनः फिर उसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन करके अपने निर्णय को ही पलट सकती है। जैसे अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है, इस तरह यह अपने पूर्व के फैसले पर अडिग रहने को बाध्य नहीं है और सामुदायिक हितों व न्याय के हित में वह इससे हटकर फैसले ले सकता है। कहने का क्या मतलब? जैसे पुराने में पहले वह कोई डिसीजन दिया हो, उस ऐसा नहीं कि वो उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए बाध्य ही है कि जो हम बोल दें वह ब्रह्मा का लकीर हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। वो अपने डिसीजन को बदल भी सकता है, लेकिन अपने मन से नहीं बदलेगा। वो देखेगा कि यह जो डिसीजन, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है आम जनता पर, आम लोगों पर। यदि संक्षेप में कहा जाए तो उच्चतम न्यायालय स्वयं सुधार संस्था है। उच्चतम न्यायालय क्या है? तो उच्चतम न्यायालय स्वयं एक सुधार संस्था है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं केशवानंद भारती बनाम 1973 में, केशवानंद भारती बनाम 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले गोलकनाथ मामले 1967 से हट कर लिया था। किस मामले में? तो केशवानंद भारती में। तो किस बात को पलटा था? तो गोलकनाथवाद। यह याद रखिएगा, सीधा परीक्षा में पूछा था कि गोलकनाथवाद कब हुआ था? तो 1967 में। और बेरूवारीवाद को पलटा था उन्होंने किस में? तो केशवानंद भारतीवाद में। तो बेरूवारीवाद कब हुआ था? तो बेरूवारीवाद हुआ था 1960 में, और केशवानंद भारतीवाद कब हुआ? 1973 में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक निचोड़ के रूप में, एक संक्षेप में रूप में, कि सर्वोच्च न्यायालय अपने डिसीजन पर अडिग नहीं है,
वह सामुदायिक हितों को देखते हुए वो अपने डिसीजन को, वे अपने निर्णयों को बदल सकता है, समीक्षा कर सकता है। उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पेटिशन, क्या होता है इसका? तो क्यूरेटिव पेटिशन उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी खारिज किए जाने कौन सा एसएलपी? तो स्पेशल लीव पेटिशन, फुल फॉर्म याद रखें, स्पेशल लीव पेटिशन यदि आप दायर की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर रहा है, उसे खारिज कर दिया, खारिज करने के बाद भी प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर ये याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। यदि आपका एसएलपी भी खारिज हो गया तो भी आपके पास एक ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, कौन सा? तो उपचारात्मक याचिका दायर करने का, क्यूरेटिव पेटिशन डालने का। यह शब्द जो है यह कब आया था? तो रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने पहली बार इस अवधारणा को दिया था। किस अवधारणा को? तो उपचारात्मक पेटिशन याचिका, क्यूरेटिव पेटिशन का जो धारणा है यह भारत में कब आया? तो रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा वाद 2002 के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि यदि आपका एसएलपी भी, मतलब कि स्पेशल लीव पेटिशन भी यदि आपका खारिज हो जाता है तो भी आपके पास एक अधिकार है, एक और तरीका है जिससे आप सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं। वह क्या है? तो क्यूरेटिव पेटिशन आप सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। न्यायिक पुनराविलोकन, कोई भी ऐसी विधि जो संविधान का उल्लंघन करती है उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, उच्चतम न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। कोई भी ऐसा विधि, न्यायिक पुनराविलोकन का कहने का क्या मतलब है? न्यायिक पुनराविलोकन यहाँ पर यह कह रहा है कोई भी ऐसा विधि जो संविधान का उल्लंघन कर रही है उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और उच्चतम न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99 अमेंडमेंट। एनजैक संविधान को उल्लंघन कर रही थी, जिसके कारण एनजैक को क्या किया गया? तो पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनजैक को, मतलब क्या, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया, मतलब क्या, उसे शून्य घोषित कर दिया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता जांच करती है और इन्हें यदि वह सही पाती है तब तो ठीक है, यदि वह इसे गलत पाती है तो उसे वह असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकती है और इसे सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मतलब क्या, यदि सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य घोषित कर देती है, जैसे अभी देखिए किसान बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है कि अभी किसान बिल जो है, किसान जो लाया गया, किसानों के लिए जो 3 बिल लाया गया है यह अभी लागू नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो इस कंडीशन में अभी वर्तमान समय जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता तब तक भारत सरकार चाहकर भी या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहकर भी इस बिल को अपने राज्य में लागू नहीं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी बोले थे कि हम अपने राज्य में किसान बिल को लागू करने जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के तदुपरांत यह बिल अब किसी भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब इसे लागू नहीं कर सकती है। तो यह बोला गया कहाँ? न्यायिक पुनराविलोकन में। इस न्यायिक पुनराविलोकन में 2 सीमाएं दी गई है। 24 अप्रैल 1973 पहले के वे कानून जो 9वीं अनुसूची में शामिल हो, मतलब क्या 24 अप्रैल 1973 के पहले के वे कानून जो 9वीं अनुसूची में शामिल हो, ऐसे संविधान संशोधन जो आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करते हैं। ये 2 सीमा है, इन दोनों का पुनराविलोकन वह नहीं कर सकता है, यहाँ पर यह कहा गया है। अनुच्छेद 138 के तहत संसद कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। आर्टिकल 138 के तहत संसद कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है और अनुच्छेद 139 के तहत संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में याचिका जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दे सकती है। अनुच्छेद 139 के तहत संसद कानून बनाकर फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य मामलों में भी याचिका जारी करने का अधिकार, जैसे अभी फंडामेंटल राइट के लिए है ना, आर्टिकल 32 के तहत यदि कोई फंडामेंटल राइट का आपका हनन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। तो यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। एक होता है उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ द रिवार्ड्स, सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ द रिवार्ड्स। इसके तहत यह कहा गया है कि अनुच्छेद 129 के तहत
उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके दो अर्थ होते हैं। मतलब क्या, कभी पूछता है कि अभिलेख न्यायालय क्या मतलब है, तो अभिलेख न्यायालय का मतलब यहाँ पर यह कहा गया है, अभिलेख न्यायालय का मतलब, तो सबसे पहले तो आप अनुच्छेद याद रखेंगे। अनुच्छेद 129 के तहत भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 129 के तहत। उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले को एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। इसका दो मीनिंग है। क्या? तो पहला यह कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के लिए संदर्भ, रेफरेंस या नज़ीर होते हैं। मतलब क्या? संदर्भ को ही उर्दू में नज़ीर कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे रेफरेंस कहा जाता है। नज़ीर लिखे आपके एग्जाम में, या संदर्भ लिखे, या रेफरेंस लिखे, तीनों का मतलब एक ही है। मतलब क्या? उच्चतम न्यायालय यदि कोई डिसीजन देता है तो उस डिसीजन को पूरे भारत के लिए, सभी न्यायालयों के लिए यह एक नज़ीर पेश करता है। यह एक मतलब एक कानून पेश करता है, यह एक कानून बन जाता है यह। दूसरा, उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना पर, कंटेम्प्ट पर संबंधित व्यक्ति को सजा दे सकता है। मतलब क्या? यदि उच्चतम न्यायालय की कोई अवमानना करता है, कोई उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह उसे सजा दे सकता है। जैसे अभी हाल ही में एक वकील साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर वकील हैं, उन्होंने अवमानना किया था सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ₹1 की सज़ा दी थी, फाइन लगाया था। यहाँ ₹1 नहीं वैल्यू है, यहाँ यह वैल्यू रखता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाया गया। मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने के कारण उन्हें एक या फाइन भरना पड़ा। कितना का? तो ₹1 का। एक वकील हैं, अभी हम उनका नाम बोल रहे हैं, उनको अभी फाइन लगाया गया, बस इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने अवमानना की थी, कुछ उन्होंने टिप्पणी किया था। इस संदर्भ में संसद द्वारा न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट, कब? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत पदासीन न्यायाधीश को भी सजा दी जा सकती है। मतलब क्या? इस अधिनियम के तहत यह कहा गया कि यदि कोई जज पद पे हैं और यदि वह भी सुप्रीम कोर्ट की बातों की अवमानना करते हैं या उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें भी, या आफ्टर द रिटायरमेंट कोई जज हैं तो, और यदि वो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को अवमानना करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सज़ा दी जा सकती है। फाइन हो या सज़ा हो, जो या दोनों हो, वह दी जा सकती है। C.S. कर्णन कलकत्ता के एक थे हाईकोर्ट के न्यायाधीश। C.S. कर्णन कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश भारत के न्यायिक इतिहास के ऐसे पहले न्यायाधीश हैं जिन्हें वर्ष 2017 में पद पर रहते हुए उच्चतम न्यायालय ने कंटेम्प्ट के आधार पर सजा दे दी है। किसे? तो 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज साहब थे जो पद पे थे, और उन्होंने अपने घर पे से ही सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ अवमानना किया, कुछ टिक्का और टिप्पणी किया, और सुप्रीम कोर्ट के जजेज के बारे में कुछ उन्होंने टिक्का टिप्पणी किया। तो इस कारण से 2017 में ऐसा पहली बार, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जो न्यायाधीश पद पर रहते हुए उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण उन्हें सजा दी गई। अनुच्छेद 138 के तहत संसद कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है। इस बात को हम लोग देख चुके हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मतलब क्या? संवैधानिक पीठ जिसको बोलते हैं। अनुच्छेद 145 के तहत, अनुच्छेद 145 के तहत संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में इस प्रकार की पीठ का गठन किया जाता है। और संवैधानिक पीठ जब भी होगा तो याद रखेंगे, कम से कम उसमें, कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कम से कम 5 न्यायाधीश उसमें होंगे। और अनुच्छेद 145 के अनुसार ये पीठ बहुमत से निर्णय देता है। सामान्यतः CJI इस पीठ के अध्यक्ष होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 जजेज बैठे हैं, तो इसका निर्णय आएगा 3-2 या 4-1 से। और संभवतः संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह सामान्यतः लिखा गया, यह कोई ज़रूरी नहीं है, यह कोई अनिवार्य नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अध्यक्ष CJI ही होंगे, लेकिन यहाँ पर यह लिखा गया है कि सामान्यतः और अधिकांशतः ऐसा ही होता है कि संवैधानिक पीठ के जो अध्यक्ष हैं वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं। संविधान पीठ का गठन मुख्य न्यायाधीश ही कर सकते हैं, यह भी याद रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन कौन कर सकते हैं? तो इसका गठन सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं। केशवानंद भारतीवाद 1973 में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया था। किस वाद में? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में। अभी तक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बेंच केशवानंद भारती
बाद में ही बना था। 13 न्यायाधीशों का एक संविधान पीठ का गठन किया गया था। ये अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी, उसमें कौन थे मुख्य न्यायाधीश? एस.एम. सीकरी इस पीठ के अध्यक्ष थे। अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय अपने नियम, विनियम तथा प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करता है। मतलब क्या, सर्वोच्च न्यायालय अपना नियम, अपना प्रक्रिया, कैसे कोर्ट का क्या प्रोसीजर होगा, ये सारा निर्धारण वह स्वयं करती है। वो यह आर्टिकल 145 उसे अधिकार देती है या उसे शक्ति देती है। उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों का दायित्व मुख्य न्यायाधीश पर है। उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों का या कर्मचारियों की भर्ती करना, ये सब जो उत्तरदायित्व है, यह सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। मुख्य न्यायाधीश ही रोस्टर का आवंटन करते हैं। इस कारण से इन्हें रोस्टर का मास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? रोस्टर का मास्टर कहा जाता है। रोस्टर का मास्टर मतलब क्या? सभी न्यायाधीशों के लिए कौन सा कानून होगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या नियम होंगे, कितने बजे कितने आना है, क्या काम है, यह सब नियम का आवंटन कौन करता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। इस कारण से इन्हें रोस्टर का मास्टर कहा जाता है। अनुच्छेद 146 के तहत उच्चतम न्यायालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों का निर्धारण भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 146 के तहत यह कहा गया है कि चीफ जस्टिस के पास यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उन सभी की भर्ती करना, उन सभी की सेवा शर्तों का निर्धारण करना, यह सब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास यह सब है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। एक आता है PIL। तो PIL से संबंधित आप लोग याद रखेंगे। आप लोग का यहाँ से प्यारा सा प्रश्न है कि PIL का पूरा नाम क्या होता है। बहुत आसान प्रश्न है। और PL के जन्मदाता भारत में PN भगवती को माना जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखें। किन्हें माना जाता है? तो PIL का जन्मदाता जो है वह भगवती जज थे। वो ऐसा नहीं कि वह कोई मतलब भगवती मतलब दुर्गा जी या काली थे। PN भगवती थे। वह एक जज थे, चीफ जस्टिस थे, और उनके द्वारा ही यह PIL जो शब्द है, यह शब्द दिया गया था। इसलिए इस शब्द को आप याद रख सकते हैं। तो आप लोगों का यहाँ से प्यारा सा प्रश्न रहा कि PIL का पूरा नाम क्या होता है, यह आपको बताना है। PIL का पूरा नाम, PIL में होता क्या है? तो PIL में होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका पूरा नाम क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब क्या? जो सभी नागरिकों से संबंधित कोई ऐसा तथ्य है, कोई ऐसा बात है जो कोई भी पिटीशन डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए वह नहीं कि जो उससे प्रभावित है सिर्फ वही डाल सकता है, ऐसा नहीं है। 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने PIL के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए कुछ दिशा निर्देश को जारी किया था। तो PIL जैसे मान लीजिए बंधुआ श्रमिक है, उपेक्षित बच्चा है, या श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना, आकस्मिक श्रमिकों का शोषण करना, या किसी कानून का, श्रम कानूनों का उल्लंघन करना, या पुलिस द्वारा मामला दाखिल नहीं किए जाने संबंधित याचिका, पुलिस उत्पीड़न तथा पुलिस हिरासत में किसी की मृत्यु हो गई, या पारिवारिक पेंशन या दंगा पीड़ितों की याचिकाएं, या मकान मालिक किराएदारों के मामले, मेडिकल तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों में नामांकन, या महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, विशेषकर वधु मतलब क्या, पत्नी उत्पीड़न, दहेज दहन, बलात्कार, हत्या, अपहरण इत्यादि, इन सभी मामलों में PIL सुप्रीम कोर्ट में डाला जा सकता है। और यह PIL जो है, यह वह व्यक्ति सिर्फ डालेगा जो इससे प्रभावित है। यह कोई अनिवार्यता नहीं है यहाँ पर। PIL कोई भी व्यक्ति, चाहे वह उससे प्रभावित हो या प्रभावित नहीं हो, वह व्यक्ति भी PIL सुप्रीम कोर्ट में डाल सकता है उस व्यक्ति के हित के लिए, या उस समाज के हित के लिए, या उस स्टेट के हित के लिए, या वह उस गांव के हित के लिए। तो PIL आप डाल सकते हैं। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। तो PIL पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक मतलब क्या, आम लोग, इंटरेस्ट मतलब क्या, आम लोगों से जुड़ा हुआ कोई बात है तो वह आप डाल सकते हैं। तो यह हो गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कुछ सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में हम लोग देखें। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या है, यह हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं
एस एन शुक्ला इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐसे पहले न्यायाधीश हैं जिन्हें इन हाउस प्रोसीजर के तहत हटाने के लिए मुख्य न्यायाधीश ने जनवरी 2018 में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। एस एन शुक्ला ऐसे पहले न्यायाधीश हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिन्हें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जनवरी 2018 में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। दीपक मिश्रा 45वें जो भारत के चीफ जस्टिस 2018 उच्चतम न्यायालय के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं, एकमात्र मिश्रा जी, जिन्हें हटाने के लिए मई 2018 में, कब, तो मई 2018 में राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यह भी याद रखेंगे, कभी पूछ दिया भी, जो किस मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसा शब्द लाया गया था पद पे रहते हुए, तो चीफ जस्टिस ऑफ दीपक मिश्रा 2018 जो 45वें चीफ जस्टिस इंडिया में, उनके खिलाफ पहली बार ऐसा हुआ, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया गया। बी रामास्वामी 1992 उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हुआ, लेकिन कांग्रेस के सांसदों द्वारा बहिष्कार किए जाने के कारण ये प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया। देखिए याद रखिएगा, बी रामास्वामी पहले ऐसे न्यायाधीश हैं या एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, जबकि मिश्रा जी पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया। लेकिन राज्यसभा में प्रस्ताव जैसे ही आया, तो राज्यसभा में प्रस्ताव लाने का क्या प्रोसेस है कि राज्यसभा में प्रस्ताव लाने का तरीका है कि 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि आप लोकसभा में लाने जा रहे हैं तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो कांग्रेस को तो बहुमत थी नहीं 2018 में तो कांग्रेस ने क्या किया, राज्यसभा में लाया, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस के पास बहुमत था, तो कांग्रेस राज्यसभा में लाया इसे। और राज्यसभा के अध्यक्ष मतलब कि सभापति महोदय और लोकसभा के स्पीकर के पास ये पावर है कि वह इस प्रकार के प्रस्ताव को वह खारिज कर सकता है स्वयं। तो एम वेंकैया नायडू इसे खारिज कर दे। तो याद रखेंगे, जब चीफ जस्टिस पूछे तो मिश्रा जी, जब पहला न्यायाधीश पूछे तो बी रामास्वामी 1992। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अनुच्छेद 124 का सब क्लोज 4 के तहत प्रस्ताव पर चर्चा करने से 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को इस बात की सूचना देनी होती है। न्यायाधीश अपना पक्ष रख सकते हैं। मतलब क्या, यदि मान लीजिए किसी जस्टिस को हमें हटाना है, तो हटाने के लिए यदि हम प्रस्ताव लाए हैं, तो अनुच्छेद 124 का 4 यह कह रहा है कि 14 दिन पहले उस प्रस्ताव पर चर्चा करने से 14 दिन, यह नहीं बोला कि प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले, यही कन्फ्यूजन होता है। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नहीं, उस प्रस्ताव को आप लेकर आ गए हैं आप ऑलरेडी लेकिन उस प्रस्ताव पर चर्चा एज बहस होने से 14 दिन पहले उस न्यायाधीश को, उस जस्टिस को आपको सूचित करना होगा कि आपके खिलाफ यह प्रस्ताव आया, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। क्या वह अपना पक्ष स्वयं रख सकते हैं, वह यदि चाहे तो वह स्वयं भी रख सकते हैं, या वह अपना एडवोकेट भी भेज सकते हैं सदन में। लेकिन इस समय, जिस समय यह प्रस्ताव बहस चल रहा है, वो अपने पद से हटेंगे नहीं, वो उसी रूप में कार्य करते रहेंगे जैसे वह पूर्व में वो अपने पद पर रह के कार्य कर रहे थे। यह भी याद रखना है हमें। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास की सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, और आज यह सुप्रीम कोर्ट का यह अंतिम लेक्चर था। और अब सुप्रीम कोर्ट का आप MCQ बनाइएगा किसी भी एग्ज़ाम के लेवल का, कोई भी एग्ज़ाम के लेवल का, तो आप देखिएगा आपसे वह तुरंत वह सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक को पूरा किए। अब आगे देखते हैं हम लोग किस टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।